इंडियन एक्सप्रेस द्वारा स्थापित रामनाथ गोयनका, क्योंकि सच्चाई हम सभी को शामिल करती है। रूसी रूले राष्ट्रपति पुतिन की जबरदस्ती लामबंदी की रणनीति उलटने के लिए यूक्रेन में झटका, उसे घर पर दोस्त नहीं जीत रहा है। यूक्रेन युद्ध में एनटीएचई मिलिट्री बैकफुट, बढ़ते राजनीतिक दबाव के तहत ज्वार को मोड़ने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक अलगाव का सामना करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की लामबंदी की ओर रुख किया है, कब्जे वाले क्षेत्र और परमाणु ब्लैकमेल। हालांकि इन बढ़ते कदमों से पुतिन के मूल पाप यूक्रेन में पूरी तरह से परिहार्य युद्ध की शुरुआत से रूसी समस्याओं को जटिल बनाने की संभावना है। पुतिन की यह धारणा कि यूक्रेनियन हमलावर रूसी सैनिकों का मुक्तिदाता के रूप में स्वागत करेंगे और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व वाली सरकार रूसी आक्रमण के झटके के बीच आसानी से पिघल जाएगी, पूरी तरह से अवास्तविक हो गई है। फरवरी के अंत में आक्रमण के तुरंत बाद पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिकों को जीत के ढोल की ओर मार्च करते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे। अब वह खुद को आधुनिक राज्य कला के इतिहास में सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक की अध्यक्षता करते हुए पाता है, जो न केवल उसके लिए और पिछले 2 दशकों में मॉस्को में उसके द्वारा बनाए गए शासन के लिए, बल्कि रूसी राष्ट्र के लिए भी भारी लागत लगाएगा। एक त्वरित जीत के दांव ने पुतिन को बमुश्किल 200,000 सैनिकों की सीमित सेना के साथ एक बड़े देश पर आक्रमण करते देखा। जैसा कि रूसी आक्रमण को यूक्रेन से भयंकर प्रतिरोध और पश्चिमी समर्थन के बढ़ने का सामना करना पड़ा, पुतिन ने एक युद्ध में पहल हासिल करने के लिए संघर्ष किया है जो अब 7 महीने पुराना है। जबकि आक्रमण के लिए प्रारंभिक समर्थन अधिक था, कुछ रूसी एक अभियान युद्ध के लिए व्यक्तिगत बलिदान देने को तैयार हैं जो बुरी तरह से चल रहा है। अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए लड़ने वाले यूक्रेनी सशस्त्र बलों के उच्च मनोबल के विपरीत, रूसी सैनिकों में इस युद्ध को लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं है। भयानक राजनीतिक निर्णय के आधार पर युद्ध में खराब प्रशिक्षित और बुरी तरह से नेतृत्व किया गया, रूसी सैनिकों के पास लड़ने के लिए कोई वास्तविक प्रेरणा नहीं थी। युद्ध के प्रयासों को बढ़ाने और नए जोखिम लेने के लिए दक्षिणपंथी दबाव के बीच पुतिन ने पाठ्यक्रम को उलटने के बजाय नीचे झुकना चुना है। सीमित लोकप्रिय उत्साह के बीच युद्ध में स्वैच्छिक आधार पर अधिक नागरिकों को भर्ती करने के पिछले कुछ हफ्तों में प्रयास विफल हो गए। हालांकि जबरदस्ती मोबिलाइजेशन की नवीनतम ड्राइव विरोधों की ओर सबसे ऊपर, सरकार डिजिटल ऐप्स नियंत्रण से पहले गोपनीयता पर अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहिए। उन्होंने दूरसंचार विधेयक का मसौदा तैयार किया, जिसे पिछले सप्ताह सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा गया था, एक परेशान करने वाली सरकारी खोज के संकेत, डिजिटल अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला पर अधिक नियंत्रण और लाखों भारतीय दैनिक उपयोग की जाने वाली शीर्ष स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए। यह उन्हें दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाकर ऐसा करने का प्रयास करता है, जिसके संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी, यदि मसौदा प्रावधान पारित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप, जूम और नेटफ्लिक्स को दूरसंचार सेवाएं माना जाएगा। और इसी तरह डिजिटल सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला जो वैसे भी आईटी अधिनियम द्वारा विनियमित होती है। यह सरकार दूरसंचार सेवा की परिभाषा के व्यापक विस्तार के द्वारा करना चाहती है। नई परिभाषा में प्रसारण सेवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मेल तक, वॉयस मेल से लेकर वॉयस, वीडियो और डेटा संचार सेवाओं तक, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं से लेकर ओवर द टॉप संचार सेवाओं तक सब कुछ शामिल है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्हें सरकार अलग से अधिसूचित कर सकती है।
जैसा कि सरकार ने किया है, यह बताना ठीक है कि देश को 21वीं सदी की वास्तविकताओं से निपटने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, न कि मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 पर आधारित। लेकिन यह न केवल तकनीकी विज्ञान है जो एक सदी से अधिक में विकसित हुआ है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की समझ और उपयोगकर्ता अधिकारों, गोपनीयता और पारदर्शिता की अपेक्षाएं भी हैं। कुछ समय पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक नागरिक के निजता के अधिकार को एक मजेदार मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि यह मसौदा उपरोक्त बातों पर निराश करता है। इसके अनुसार, उदाहरण के लिए, सरकार के पास किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संदेश को प्रसारित होने से रोकने की शक्तियां हैं। मसौदा विधेयक में एक अन्य खंड के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है जिसे उस व्यक्ति की स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है जिसे वह सेवाएं प्रदान करता है। पिछले साल लाए गए आईटी नियमों के तहत इसी तरह के एक खंड, मैसेजिंग ऐप्स को अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने की आवश्यकता को अदालत में चुनौती दी गई है। यह संदेह करने के पर्याप्त वैध कारण है कि क्या यह तकनीकी रूप से भी संभव है बिना एन्क्रिप्शन को तोड़े और सभी संचारों को कमजोर किए बिना। हालांकि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती चुनौतियों को कम करने के लिए नहीं है। सरकार द्वारा सभी प्रकार के संचार में टैप करने में सक्षम होने के बार-बार प्रयास, यह सुनिश्चित किए बिना कि आम आदमी को डेटा संरक्षण कानून के रूप में कानूनी परेशानी है, अत्यंत समस्याग्रस्त है। सरकार को उपयोगकर्ताओं और गोपनीयता पर अपनी सोच को उन्नत करने की आवश्यकता है। इस मसौदे को ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने की जरूरत है।